हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, सब कुशल होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग इस समय सीपीयू एसआई का पेपर कर रहे हैं जो 2024 में हुआ था, जिसमें एक सेट मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया था, लास्ट वीक में दे दिया था, फिर उसके बाद बना ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला। तो 27 जून वाला तीनों सेट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का मैं आप लोगों से करा चुका हूँ, पहले ही करा चुका हूँ, लास्ट वीक में ही दे दिया था। ये 28 जून 2024 का जो शिफ्ट 1, 2 एंड 3 का पेपर है, ये अब लगातार चलता रहेगा और 29 का भी लगातार। अब ये 6 के 6 सेट आपको लगातार मिलेंगे अगर कोई इमरजेंसी नहीं आ जाती है तो, जैसे लास्ट वीक में आ गई थी। तो हम लोग इंग्लिश के PYQH के दौर में इसमें CPU में पहुंच गए हैं। अच्छा, ये तो CPU आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, इसके अलावा CHSL रात में 10 बजे लाइव चल रहा है, ठीक है। और इसके पहले फेज़ 12 का दे चुका हूँ, अभी इसकी ये 3 एग्ज़ाम ही हुए हैं 2024 में। इसके पहले 2022 और 23 के इन सारे सेट्स के सारी चीज़ें, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, स्टेनो हो गया, CPU SI हो गया, इन सब के 2022 और 23 के सारे सेट करा चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, सबके साथ आपको PDF भी मिल जाएगा। और अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका भी PDF करीब हमने 3-4 बजे ही अपलोड कर दिया था, तो आई होप कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं CPU SI 2024 28 जून 24 शिफ्ट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या था। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें अंडरलाइन जो सेगमेंट दिया हुआ है, इसकी आपको मीनिंग बतानी है। जो कौन सा, मतलब इसकी मीनिंग का मतलब ये कह सकते हो कि इसका साइनोनिम बताना है आपको, ठीक है। जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, इसकी मीनिंग पूछो तो समझ लो साइनोनिम बताना है। सुपर नेचुरल, ऐसे आइडिया तो लग रहा है सुपर नेचुरल का क्या मतलब होता है, लेकिन एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द रेगुलेशन बैन्स एनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रमोशन थ्रू रेडियो और टेलीविजन ऑफ सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस। जो अभी कानून बना है वो किसी भी तरह के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रमोशन, किसके? सुपरनेचुरल प्रैक्टिसेस। सुपरनेचुरल मतलब क्या होता है? सुपरनेचुरल जैसे भूत प्रेत, जादू टोना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है। तो सुपरनेचुरल के लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है होता है अकल्ट। तो अक्सर ये अकल्ट पूछा है ज़्यादातर क्वेश्चन में। इसके पहले जो SSC के क्वेश्चन आए हैं उनमें अकल्ट क्वेश्चन होता है और ये ऑप्शन होता है। अब की बार इन्होंने क्या किया कि सुपरनेचुरल को क्वेश्चन बना दिया और अकल्ट को ऑप्शन बना दिया। तो अकल्ट का मतलब क्या होता है? मैजिकल या सुपरनेचुरल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी या इस तरह की चीज़ें होती हैं। एविडेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर। इसके और वर्ड आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। क्लियर होता है, ऑब्वियस होता है, अपारेंट होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मूर्ख या फुलिस कह सकते हो। तो ये हो गया आपके। और वर्ड आप जानते ही हो, फुलिस होता है, मोरोन होता है, इडियट होता है, डफर होता है, स्टूपिड होता है, ठीक है। क्वेश्चनेबल का मतलब क्या होता है? जिस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, ये डाउटफुल होगा। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पर कोई संदेह होता है तो क्वेश्चनेबल होता है ना, एकदम 100% ट्रू नहीं होता वो, ठीक है। चलो, तो तीनों वर्ड, चारों वर्ड आपके हो गए, आंसर भी आपका हो गया। अब अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। 4 वर्ड दिए हैं, किसकी स्पेलिंग गलत है। कैंपेन की स्पेलिंग सही है, कैंपेन का मतलब कोई अभियान होता है। प्रोग्राम की स्पेलिंग गलत है। एक्चुअली प्रोग्राम की स्पेलिंग जो होती है उसमें PROGRA, ठीक है। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद डबल M होता है ना बेटा, डबल M लगना चाहिए और यहाँ पे सिंगल M लगा है, तो यही आपका राइट आंसर है। पिलग्रिमेज, ये सही है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। जिसे जब आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, गया जगन्नाथ जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, तो उसको कहा जाता है पिलग्रिमेज पर गए हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड तो आपको पता ही है ना, जिसकी हमें उम्मीद ना हो। तो ये रहे आपका सेकंड क्वेश्चन और उसका आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपको अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना है? सिमिलर मीनिंग, मतलब एक तरह से कहो कि आपको साइनोनिम बताना है, ठीक है। तो लिखा है न्यूमरस ट्रिमर्स। ट्रिमर का मतलब जब पृथ्वी कांपती है, पृथ्वी में कपकपाहट होती है, भूकंप के समय अक्सर ऐसा होता है। तो वही पूछा है कि न्यूमरस ट्रिमर्स विदाउट एनी टेक्टोनिक प्लेट। अब देखो, बिना टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट नहीं था। आप लोग GS पढ़े होंगे, आपको पता होगा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट क्या होता है। जो सारी 6-7 प्लेटें हैं, जब एक प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती हैं तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट कहा जाता है। तो बिना किसी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के जो ट्रिमर है, जो पृथ्वी में कपकपाहट है, थरथराहट है बैफल्ड जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? द पर्सन, द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ।
तो पृथ्वी के क्या कहते हैं भूगर्भ विज्ञान, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हैं, उसकी स्ट्रक्चर और क्या चीज़ें उसकी जो स्टडी करते हैं उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बिना किसी टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के, ठीक है, जो कपकपाहट है धरती में, जो ट्रिमर है, इसने इन लोगों को क्या कर दिया, बैफल कर दिया। बैफल मतलब क्या होता है, एकदम से परेशान हो गए, घबरा गए हैं। तो घबराने के लिए आप क्या यूज करोगे, परप्लेक्स कर दिए हैं। परप्लेक्स मतलब इनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या होना चाहिए। इरिटेट मतलब किसी को चिढ़ा देना, इरिटेट मतलब गुस्सा दिलाना। वो लोग गुस्सा नहीं हुए हैं, वो कन्फ्यूज हो गए हैं। तो ये नहीं हो सकता। अम्यूज तो खुशी देने का, तो ये खुशी तो देगा नहीं इनको, और ना ही ये गुस्सा होंगे, एंगर नहीं होगा, बल्कि क्या होंगे, ये कंफ्यूज हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो परप्लेक्स की मीनिंग होगी बैफल्ड। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपको साइनोनिम बताना है किसका, डेंटी का। एक दिन और आया था डेंटी वर्ड, मैंने आपको बताया था डेंटी का मतलब क्या होता है ना, एकदम से ब्यूटीफुल के सेंस में लगा सकते हो। और ब्यूटीफुल के अलावा और एक वर्ड आता है एलिजेंट, बड़ा प्यारा सा वर्ड है एलिजेंट। तो देखो इसमें से कोई मिल जाता है तो ठीक है, एलिगेंट मिल गया है, तो यही होता है डेंटी मतलब ये तो खूबसूरत, नज़ाकत से भरा हुआ, बड़ा ही प्यारा सा ये होगा। वल्गर क्या होता है, अश्लील होता है, जिसमें गंदगी होती है, अश्लीलता होती है, ये हो गया वल्गर। और सैबल होता है एक, इसका मतलब होता है ना काले कलर का, तो सैबल का मतलब हो गया ब्लैक। चलो इनका भी काम हो गया। एलिजेंट जानते हो, फाइन का मतलब अच्छे के लिए यूज़ किया जाता है, तो इनका काम खत्म हो गया। फिलहाल योर आंसर इज एलिजेंट। नेक्स्ट में आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें आपको एरर बतानी है। मिस्टर थॉमस इज़ गोइंग टू बाय हॉर्स। देखो मिस्टर थॉमस इज़ गोइंग टू बाय, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हॉर्स लिखा है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ डिटर्मिनर। या तो इसके पहले आ लगाओ, एन लगाओ, दा लगाओ, ईच लगाओ, एवरी लगाओ, दिस लगाओ, दैट लगाओ, माई और हिज, कुछ ऐसा लगाओ, कोई डिटर्मिनर होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाओ, अगर वो हॉर्स डेफिनिट होता, मतलब जो घोड़ा वो खरीदने जा रहे हैं, इस घोड़े के बारे में अगर इसके आगे यहाँ कुछ लिखा होता घोड़े के बारे में, तब तो ये दा हो जाता, डेफिनिट हो जाता। ना इसके पहले न इसके बाद कहीं इसके बारे में कुछ और नहीं लिखा, मतलब वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द हॉर्स, हमें इस घोड़े के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये घोड़ा कैसा हो गया, इनडेफिनिट घोड़ा है, जिसके पहले क्या लगाओगे, आ लगाओगे। फिर मिस्टर थॉमस इज गोइंग टू बाय अ हार्स, ये क्वेश्चन किसका था, आर्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका सेकेंड वाला आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यहाँ खाली जगह है, भरो, तो पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको बिना पढ़े नहीं किया जा सकता। मिहिर's ability to think outside dash always gives our team the upper hand। upper hand मतलब पॉजिटिव कंडीशन में when tackling complex problem। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को टैकल कर रहे होते हैं तो हमारे साथ कुछ पॉजिटिव होता है, मतलब हम अच्छी पोजीशन पे होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, मिहिर की जो एबिलिटी है थिंक आउटसाइड द डेस्क। तो यहाँ पे थिंक आउटसाइड द बॉक्स होगा, ठीक है ना, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यही आज पॉजिटिव सेंस में आएगा। अब देखो थिंक आउटसाइड द बॉक्स, इसका मतलब होता है कन्वेंशनल नहीं, मतलब जस्ट अपोजिट ट्रेडिशनल थिंकिंग। एक होता है थिंक इनसाइड द बॉक्स। थिंक इनसाइड द बॉक्स मतलब क्या होता है, यू आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशनली एकदम कंजर्वेटिवली सोच रहे हैं आप, ठीक है, कन्वेंशनली सोच रहे हैं, ट्रेडिशनली सोच रहे हैं। जबकि थिंक आउटसाइड द बॉक्स मतलब होता है एकदम मॉडर्न ढंग से सोच रहे हैं, लॉजिक लगा करके, रीजनिंग लगा करके एकदम एडवांस तरीके से सोच रहे हैं। तो एकदम नए ढंग से, मॉडर्न ढंग से सोचता है, बहुत ही इनोवेटिव ढंग से सोचता है, ठीक है, क्रिएटिव ढंग से सोचता है, इसलिए इन लोगों को किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। तो ये होगा थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ये सब बाउल, रूम और कबर नहीं होता, थिंक आउटसाइड द बॉक्स होता है, मतलब एकदम नए ढंग से सोचना, मॉडर्न थिंकिंग है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है किसका, ऑफ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। देयर वाज अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। कोई भी ओकेजन हो, ह्यूज फायर, फायर जला करके जब आप सेलिब्रेशन, फायर और सेलिब्रेशन दोनों यूज करोगे तो होता है बोन फायर, ठीक है। तो जब हम आग जला करके एंजॉय करते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको बोन फायर कहा जाता है। लोहड़ी एक त्यौहार होता है भाई ना, वो सरदारों का एक त्यौहार होता है। लोहड़ी जब फसल तैयार हो जाती है तो उसी पुरानी जो चीज़ें कूड़ा कबाड़ा होती है उसको जलाते हैं, तो लोहड़ी है। फ्लैश का मतलब टॉर्च की लाइट जलाना होता है, आपके कैमरे में भी, फ़ोन में भी फ्लैश होता है, आप उसको जानते हैं। फायर क्रैकर मतलब पटाखे छोड़ना, ये सब नहीं होता।
आग जला कर, पटाखे छोड़ा कर त्यौहार मनाना नहीं। अब ये दिवाली को देख करके आप ना लगा दीजिएगा वहाँ बोन फायर या फायर क्रैकर्स, ठीक है। दिवाली लिखा है, सोचोगे कि भाई पटाखे फोड़ते हैं दिवाली में, वही लगाते हैं, ये सब नहीं होगा। ये तो एग्जाम्पल दिया है ना, दिवाली के अवसर पर जो आग जला करके सेलिब्रेशन करते हैं उसको बोन फायर कहा जाता है, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। तो 8 में आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी। इफ़ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, यहाँ तो गलत है। इफ़ आई हैव रिकवर्ड, इफ़ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, ठीक है। ये लिखा आई के साथ हैव रिकवर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया। तो इफ़ अगर केवल हैव होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता। तो इफ़ के साथ हैव कवर्ड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, गलती तो यहाँ पर हो गई। आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लास फ्रॉम टुमारो, यहाँ फ्रॉम टुमारो दिया है, यहाँ विल स्टार्ट भी ठीक है। तो अगर यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट दे दिया, रिजल्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट दे दिया है, तो इफ़ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहाँ होता इफ़ आई रिकवर फ्रॉम फीवर, इफ़ आई रिकवर फ्रॉम फीवर, ये हैव रिकवर्ड नहीं बल्कि इफ़ आई रिकवर फ्रॉम फीवर। अगर मैं बुखार से ठीक हो जाता हूँ तो कल से स्विमिंग क्लासेस जाऊँगा, तो ये 4th वाला ऑप्शन होगा। अब अगर यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा एक वीडियो है कंडीशनल्स, आप ढूंढ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा चैनल पे, आपको मिल जाएगा कंडीशनल्स। उसमें 5 तरह की कंडीशनल सिचुएशन होती है, वो 5 की 5 मैंने आपको समझाई है, एक बार देख लीजिए, आपका हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगी। चलिए 9 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें आपको एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, इफीमेरल, एक वर्ड दिया हुआ इफीमेरल। अब ये बताओ इफीमेरल का मतलब क्या होता है। इफीमेरल मतलब होता है टेम्पोरेरी, क्षणिक होता है, जो ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए आया, पानी का बुलबुला समझ लो एकदम। जिससे द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लॉसम्स, चेरी ब्लॉसम्स मतलब चेरी में जो कलियाँ खिलती हैं, जो उनकी ब्यूटी इफीमेरल होती है, क्योंकि एज द डेलिकेट पिंक पेटल्स ब्लूम फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि जो उसकी गुलाबी गुलाबी पंखुड़ियाँ होती हैं, डेलिकेट पिंक पेटल्स ब्लूम, वो खिलती हैं किसके लिए? वेरी शॉर्ट पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड के लिए तो मैंने लिखा है ना छड़ी क्या, इफीमेरल, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? बहुत लॉन्ग, दीर्घकालीन, तो बहुत फॉर लॉन्ग पीरियड। तो फॉर लॉन्ग पीरियड क्या होता है? परमानेंट जो होगा ये फॉर लॉन्ग पीरियड होगा। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग व्हाट डू यू मीन बाय अनवेवरिंग? अनवेवरिंग मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज डिटरमिन्ड ऑन अ डिसीजन, ऐसा पर्सन जो अपने एक डिसीजन पर डिटरमिन्ड है, ना दाएं ना दाएं कुछ नहीं, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फर्म टू हिज डिसीजन, अनवेवरिंग होता है। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होगा? ट्रांसिएंट सिमिलर हो जाएगा। ट्रांसिएंट का मतलब शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड का मतलब जो बहुत कम समय तक जीवित रहता है। जैसे ये अब ये उसके चेरी ब्लॉसम्स को ले लो, यहाँ कोई भी किसी भी फूल की जो पेटल्स होते हैं, फूल तो टेम्परेरी होता ही है, तो ये शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। शॉर्ट लिव्ड और कोई चीज़ हो सकती है, पानी का बुलबुला है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। गर्मी में आइसक्रीम क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़ी देर में पिघल जाएगी, यूनिफॉर्म जानते ही हो। तो ये हो नहीं सकता, ये रिलेटेड ही नहीं है, ये परमानेंट होगा, जो अस्थाई होता, जो हमेशा के लिए होगा, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 में क्या करना है आपको? अप्रोप्रिएट मीडियम, मोस्ट अप्रोप्रिएट एडियम बताना है आपको। एक सिचुएशन दी है इन्होंने, लाइफ इज़ वंडरफुल एंड प्लीजेंट। अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ बड़ी वंडरफुल और प्लीजेंट है। देखो लिखा है इट्स क्रिसमस एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल। क्रिसमस का समय है, सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है। इट मेक्स मी बिलीव, मुझे मतलब इससे मुझे ये यकीन हो रहा है, मुझे पक्का हो रहा है कि लाइफ इज़ वंडरफुल एंड प्लीजेंट, कि ये जो दुनिया है, जो जीवन है, बड़ा खुश और बड़ा सुखद है, बड़ा अच्छा है। ऐसी फीलिंग आने को हम क्या कहते हैं? आई एम चेंजिंग माई ट्यून। आई एम चेंजिंग माई ट्यून का मतलब होता है टू चेंज माई ओपिनियन, ठीक है ना। तो ट्यून किसके लिए लगता है? चेंज माई ओपिनियन। अगर आप अपने इरादे बदल लेते हैं, ओपिनियन बदल लेते हैं, तो उसको कहते हैं, ये लगेगा नहीं। आई एम फेसिंग द म्यूजिक। फेसिंग द म्यूजिक मतलब होता है टू बी स्कॉल्डेड, मुझे मतलब मेरी गलती के लिए मुझे डांटा वाटा गया है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो आई एम लाइफ इज़ अ बाउल ऑफ चेरीज। यस, लाइफ इज़ अ बाउल ऑफ चेरीज मतलब क्या? लाइफ इज़ फुल ऑफ वंडर एंड प्लेजर्स। तो ये रहेगा आपका थर्ड वाला आंसर। आई एम अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब क्या होगा? अनसेटल्ड मैटर, कोई ऐसा मैटर है जिस पर कोई विवाद है, जो मैटर अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, अभी तक वो सेटल नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? आई एम अप इन द एयर, ठीक है। तो फिलहाल आंसर आपका थर्ड वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर पे। देखो 11 में क्या है, कोई आपको सब्सटीट्यूट करना है। ये 2 वर्ड को अंडरलाइन किया है, इसको एक वर्ड से एक्सचेंज करो। एक्सट्रीमली पेनफुल हेडेक।
तो एक्सट्रीमली पेनफुल कोई चीज़ होती है तो एक्सक्रूसिएटिंग होती है। नोट कर लो, कभी काम आएगा एक्सक्रूसिएटिंग, क्योंकि इसके पहले भी कई बार पूछा जाता है, पूछा गया है। तो मे बी एक्सक्रूसिएटिंग वर्ड मे बी रिपीटेड इन CGL और स्टेनो और MTS। तो एक्सक्रूसिएटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है SSC के लिए खासतौर से। इसी का मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत दर्दनाक होता है। एक्सट्रीम आपको पता ही है, हद से ज़्यादा, लेकिन एक्सट्रीम हेडेक नहीं होता, गलत हो जाएगा। हॉरिबल हेडेक नहीं होगा। और डिवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिंग मतलब काजिंग डैमेज एट वेरी लार्ज स्केल, तो ये डिवास्टेटिंग भी यहाँ पर नहीं लग पाएगा। एक्सट्रीमली पेनफुल इज मोस्ट सुटेबल सब्सटीट्यूट फॉर एक्सक्रूसिएटिंग। ठीक है, चलिए आगे वाले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है। डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है? नहीं, NARY है, तो ठीक है डिक्शनरी की स्पेलिंग। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी की स्पेलिंग हमको गलत लग रही है, डिक्शनरी डायरेक्टरी गलत लग रही है। ठीक है, तो स्पेलिंग तो डायरेक्टरी की भी सही है। डायरेक्टर होता है ना, TOR होता है, डायरेक्टरी, हाँ ठीक है, डायरेक्टरी सही है। ग्रेनरी है, इसकी भी स्पेलिंग सही है। चांसलरी की भी स्पेलिंग सही है। एक्चुअली गलती हो गई है, जानते हो एक्चुअली गलती क्या हो गई है? ये वर्ड ये था ही नहीं, एक्चुअली वर्ड था CHANCELLARY। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ऐसा वर्ड दिया हुआ था, ये तो सही हो गया है। ठीक है ना बच्चा, तो वो थोड़ी सी हमारे सिस्टम की गड़बड़ी है, इसने ऑटो करेक्ट कर दिया होगा। ये ARY जो है ना, एक्चुअली यही ARY की जगह पर होना चाहिए ERY, और यहाँ पर सही कर दिया था ऑटो करेक्ट। वो कभी कभी कंप्यूटर ऑटो करेक्ट कर देता है ना, तो वो इस वजह से दिक्कत हो गई थी। इसमें जो वर्ड था चांसलरी में LARY नहीं था, LARY था, जो कि गलत था। यहाँ A की जगह पर E होगा। ठीक है, अब समझ गए ना। आपका जो PDF में हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, तो फिर ये मेरी क्या मैं भी देख नहीं पाया, मिस्टेक हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन एक्चुअली क्या था। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। आंसर आपका यही वाला था फिलहाल, डी वाला ना, क्योंकि किसी की स्पेलिंग गलत थी और यही आंसर था। ठीक, वो बाय मिस्टेक आपको सही स्पेलिंग चला गया ऑप्शन में। चलिए तो यहाँ आ जाओ अब नेक्स्ट वाले पे। अंडरलाइन वर्ड जो लिखा है ना गिवन सेंटेंस, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को। कैरी आउट दिया हुआ है, तो एक दिन मैंने आपको बताया था फ्रेजल वर्ड में यार कैरी तैयार कर लो। सी वाले में कैरी और कॉल, दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे दो, उन दोनों को तैयार कर लो। कैरी कॉल कम सी वाले में। तो कैरी आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, नहीं सॉरी, ओबे करना। ठीक है ना, ओबे करना, कोई कानून वगैरह है उसको कैरी आउट करना। ठीक है ना, कार्य को संपन्न कराना। कैरी फार है नहीं, कैरी इन है नहीं, ना कैरी एट है। होता क्या है? कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? टू कंटिन्यू। ये बताओ, सेंटेंस है माई सन विल कैरी आउट माई बिजनेस। बिजनेस को कैरी आउट किया जाएगा, कैरी ऑन किया जाएगा। मेरे बाद वो मेरे बिजनेस को, मेरे एब्सेंस में वो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, वो उसको कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पे कैरी ऑन होना चाहिए। कैरी आउट होता है ना, जिसे हम कहते हैं माई सन विल कैरी आउट माई ऑर्डर्स। ठीक है, तो मेरे आदेशों का वो पालन करेगा, तो कैरी आउट होता। ठीक है, अभी कैरी ऑन लगाओ, गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 14 में। 14 में क्या करना है आपको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो किसका सेंटेंस पढ़ो? अ फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे। एक मतलब मूवी जो दिन के समय में दिखाई जाती है, खासतौर से आफ्टरनून। तो आफ्टरनून शो आपको पता है ना कौन वाला शो होता है? 3 से 6। ठीक है, जो 3 से 6 वाला शो होता है वो कौन सा होता है? मैटिनी शो होता है। ठीक है, 3 से 6 वाले शो को क्या कहते हैं? मैटिनी शो होते हैं। अब कितने लोग आप लोगों में से मूवी देखते हो 3 से 6? पता नहीं होगा ना, इसको मैटिनी शो कहते हो। अब 12 कहोगे 12 से 3 वाला शो कौन सा होता है? ये नून शो होता है। ठीक है, 3 से 6 हो गया। 6 से 9 वाला क्या होता है? ये इवनिंग शो होता है। और 9 से 12 वाला क्या होता है? नाइट शो होता है। 3 से 6 वाला मैटिनी शो कहते हैं। तो ये मैटिनी होगा। ठीक बच्चा, नहीं पता हो तो ठीक है, अब जान गए ना, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ 15 नंबर पे। 15 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कहीं भी कभी जाओगे लाइब्रेरी वगैरह में जाते हो तो किताबों की एक लिस्ट मिलती है, उस किताबों की लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कैटलॉग। कहते हैं ना कि सर जरा कैटलॉग दीजिएगा, देखें कौन कौन सी किताबें किस रो में कहाँ रखी हैं। तो लिस्ट ऑफ बुक्स को हम लोग कैटलॉग कहते हैं। लेक्सिकॉन क्या था? लेक्सिकॉन होता है आपकी एक तरह से वोकैब होती है। तो वोकैब किसकी? जैसे हमारी, सपोज करो मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, मेरी जो वोकैब की रेंज होगी मेरी, मतलब 2500 2000, मैं गिना नहीं हूँ, पता नहीं जो भी होगा, तो 2500 वर्ड की जो एक लिमिट होगी, तो वो मेरा लेक्सिकॉन होगा।
हर व्यक्ति का, जैसे मान लो मेडिकल साइंस का भी एक लेक्सिकॉन होता है, हर व्यक्ति का भी अपना एक लेक्सिकॉन होता है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक मतलब कह सकते हो एक स्टोर ऑफ वर्ड्स होता है, एक लिमिट ऑफ वर्ड्स होती है जो हम ज़्यादा यूज किया करते हैं जितने हमारे पास होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब पांडुलिपि होती है, जब हाथ से लिखी कोई किताब होती है। बिब्लियोग्राफी अब पता ही होता है, बिब्लियोग्राफी एक तरह से किताबों की लिस्ट है, लेकिन जैसे हमने मान लो कोई किताब लिखी, सपोज करो हमने कोई बुक लिखी, हम उस बुक को लिखने में और कौन कौन सी बुक्स की हेल्प लिए हैं उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स विच हैव हेल्प्ड यू इन कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट, उसको बिब्लियोग्राफी कहेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से आपने कुछ लिख रखा है वो होता है। कैटलॉग होती है, लिस्ट ऑफ बुक्स खासतौर से लाइब्रेरी वगैरह में होता है। लेक्सिकॉन होता है रेंज ऑफ वर्ड्स किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका। चलिए आगे, आपको सिनोनिम बताना है किसका, फिल्थी का। फिल्थी का मतलब क्या होता है, गंदा, मैला कुचैला। फिल्थी मतलब एक तरफ से कह सकते हो डर्टी, या नाली वगैरह से बदबू वगैरह आती है जिसे फाउल कहते हैं ना, उसको कहते हैं फाउल। तो फिल्थी डर्टी होगा साइनोनिम में। शाइनी चमकदार होगा, विजुअल जो दिखाई दे। टाइडी मतलब क्या होता है, टाइडी एकदम नीट एंड क्लीन होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो अपोजिट हो जाएगा नीट एंड क्लीन ना, ये तो एंटोनिम हो जाएगा, यही डर्टी होगा उसका। आगे चलो अगले वाले क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन आपको इडियम फ्रेज दिया हुआ है, आप इसके लिए इसकी मीनिंग बताओ। लिखा है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, मतलब हिंदी में इसकी एक कहावत है, जो हिंदी वर्जन है वो ये है, आगे कुआं पीछे खाई। समझ में आ गया, आगे कुआं पीछे खाई। दो भयानक खतरों के बीच में आप फंसे हुए हो। फिलहाल मैं आपका सेंटेंस पढ़ देता हूँ। इन लाइफ देयर विल बी मेनी सिचुएशंस वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। दो खतरे हैं, एक आपको चुनना पड़ेगा। तो कौन सी कंडीशन, टू चूज वाइजली ना, टू बी इन डायलेमा टू चूज। एक सिचुएशन होगी, एक डायलेमा होगा, क्या चुने क्या ना चुने, तो वही ये सिचुएशन है। बी इन द डीप सी, ये कन्फ्यूज हो जाएगा, बी इन गुड सिचुएशन नहीं होगा। क्लियर है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। इसमें क्या कर रहे हैं, यही फिर सब्स्टिट्यूट करो। ये लिखा है ब्रिंग द स्टेनोग्राफर टू बुक। अच्छा, ब्रिंग द स्टेनोग्राफर टू बुक। देखो जब हम किसी ब्रिंग टू बुक, इसमें जो मेन वर्ड है वो है ब्रिंग टू बुक, ठीक है। अगर आप कहते हैं किसी को ब्रिंग टू बुक, तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना या किसी को पनिशमेंट देना, किसी को किताब के अकॉर्डिंग किसी को सज़ा वगैरह देना, फाइन वगैरह लगाना, जो उसने गलती की है उसकी पनिशमेंट वगैरह देने के लिए। फिलहाल अब सिचुएशन पढ़ो। लिखा है द मैनेजर डिसाइडेड एट लास्ट टू ब्रिंग द स्टेनोग्राफर टू बुक फॉर हर इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस आफ्टर ट्राइंग टू इग्नोर इट्स सेवरल टाइम्स। जो उसने इलीगल मनी ट्रांजैक्शन मतलब गलत काम तो वो किया है, तो ब्रिंग टू बुक मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ब्रिंग हर फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लाना है, पनिशमेंट के लिए लाना है। प्लेस हर इन सेफ सपोर्टिव, ना सेफ प्लेस नहीं जाना। टेक हर इनटू ग्रेट कॉन्फिडेंस, ये भी नहीं है। तो मेक हर अकाउंटेबल फॉर हर कंडक्ट, उसको उसके कंडक्ट की, उसने जो किया है उसके लिए उसको जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए होगा। ब्रिंग समवन टू बुक मतलब किताब के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल या जो वहाँ का नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग किसी के ऊपर कार्रवाई करना, तो ये होता है ब्रिंग टू बुक। चलो आगे आ जाते हैं 9 पे। 19 एंटोनियम बताना है आपको किसका, कॉन्फिडेंशियल। लेकिन एंटोनियम एक नहीं है, इन्होंने कहा सेट ऑफ एंटोनियम्स। तो सेट ऑफ एंटोनियम्स, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत कॉन्फिडेंशियल कहते हैं, नहीं कि यार कॉन्फिडेंशियल मैटर है। कॉन्फिडेंशियल मैटर है मतलब किसी से बताना नहीं है, सीक्रेट है ये, ठीक है। तो सीक्रेट का पब्लिक हो ही नहीं सकता, कंसील्ड हो सकता है। तो पूरा सेट दोनों एंटोनियम चाहिए ना। हस्ड तो सीक्रेट हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन कॉमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉमन होगा तो पब्लिक हो जाएगा। ऑफ स्टेज जो होता है वो सीक्रेट हो सकता है, लेकिन स्नीक्ड का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। फेमिलियर का मतलब क्या हो जाता है, फेमिलियर मतलब परिचित हो गया। रिवील्ड का मतलब भी खुलासा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एंटोनियम हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गए, ये दोनों के दोनों एंटोनियम हो गए। तो चौथा वाला होगा, अगर कोई चीज़ सीक्रेट है कॉन्फिडेंशियल, तो ना वो फेमिलियर होगी और ना ही वो रिवील्ड होगी। रिवील्ड हो जाएगी तो खुलासा हो जाएगा, फेमिलियर हो गया तो खुलासा हो जाएगा। मतलब ये भी एंटोनियम है और ये भी एंटोनियम है, दोनों एंटोनियम है। तो 4th इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें आपको एरर बतानी है। देखो कंटेंस एरर। लास्ट नाइट का मतलब हुआ पास्ट। जैसे लास्ट नाइट लिखा, टाइम क्या हो गया, लास्ट नाइट। मैंने एक दिन बताया था ना कि लास्ट नाइट हो, पास्ट लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, एगो बिफोर के साथ टाइम लिखा हो, या कोई पिछला सन दिया हुआ हो, पास्ट होगा। तो ये आई ड्रीम्ड, ये देखो ड्रीम्ड है पास्ट में, ठीक है।
आई एम लुकिंग। अब सपना पास्ट में देखा तो उम्मीदें प्रेजेंट में कैसे होती हैं, तो ये क्या होगा, आई वॉज लुकिंग। ठीक है, आई वॉज लुकिंग फॉर ढूंढ रहे थे द एबोमिनेबल स्नोमैन। एबोमिनेबल मतलब बहुत घिनौना, घृणित होता है, हेटफुल स्नोमैन। अप इन द हिमालयाज, सपना देखा कि हिमालय की चोटियों पर ये जो एबोमिनेबल स्नोमैन है उसको ये ढूंढ रहे थे। अब सपना देखा पिछली रात में, पिछली रात थी, सपना भी देखा, तो उसको ढूंढेंगे प्रेजेंट में कि पास्ट में ही ढूंढेंगे भी। आई एम लुकिंग नहीं होगा, आई वाज लुकिंग फॉर होगा। ठीक है, आई होप कि ये बात तो क्लियर हो गई होगी ना, आराम से समझ गए होगे। सेकंड इज राइट आंसर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से वही लड़की कहानी है। बाय द टाइम, बाय द टाइम के साथ कौन सा टेंस लगेगा, याद रखना, परफेक्ट टेंस लगेगा। बाय द टाइम आई रीचिंग द मेट्रो स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। हैड डिपार्टेड क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो पास्ट परफेक्ट की कम्बिनेशन में पास्ट इंडेफिनिट लगता है। आई रीचिंग नहीं होगा, आई रीच्ड होगा। एक बार मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, जैसे किसी सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बिफोर लगा हो, तो बिफोर के बाद में कौन सा टेंस होगा, इंडेफिनिट, और बिफोर के पहले क्या होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है, और जहाँ बिफोर लिखा हुआ है यहीं पर बाय द टाइम आप यूज कर सकते हो। बाय द टाइम दोनों के साथ सेम रूल होगा। अगर सेंटेंस आप बिफोर से स्टार्ट कर रहे हो, बिफोर, अगर बिफोर से स्टार्ट करोगे तो बिफोर के साथ कौन जाएगा, बोलो, बिफोर के साथ इंडेफिनिट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बिफोर के बाद आप इंडेफिनिट टेंस लगाओगे और कामा, फिर क्या चला जाएगा, ये जो परफेक्ट है ये इसके बाद चला जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, परफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था बिफोर की जगह बाय द टाइम लगा सकते हो। तो बाय द टाइम लगा लिया, तो सेम वही तो है ना। देखो बाय द टाइम से हमसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये बाय द टाइम हुआ, स्टार्ट हुआ, तो बाय द टाइम के बाद क्या चाहिए हमको, इंडेफिनिट चाहिए था, तो रीचिंग गलत हो गया। और यहाँ देखो हेड के साथ ट्रेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म सही लगा हुआ है, तो ये रीच्ड होना चाहिए था। जो रीचिंग लिखा है दैट इज इनकरेक्ट। बाय द टाइम आई रीचिंग नहीं होगा, आई रीच्ड होगा। क्लियर हो गई सारी बात। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। ठीक, इसमें क्या करना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ मैन, स्टडी को क्या कहते हो, लॉजी, और मैन को क्या कहते हो, एंथ्रोप। कई बार आ चुका है एंथ्रोप, एंथ्रोप। अब इसमें लॉजी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन पढ़ाया जाएगा, जिसपे एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी की जाती है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, मतलब मनुष्य की कैसे उत्पत्ति होती है, वो कैसे 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 कल्चरल डेवलपमेंट होता है, और वुमेन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे कैसे डेवलप होते हैं। तो ये पूरा एक तरह से ह्यूमन की ओरिजिन से लेकर के अब तक का पूरा पढ़ा जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजी आप सब लोग जानते हो, ऑटोबायोग्राफी भी जानते हो। जब हम अपने बारे में खुद लिखते हैं, अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी, कोई और लिख देता तो बायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी दूसरे की लिखी हुई, ऑटोबायोग्राफी खुद की लिखी हुई। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में दैट का सब्स्टिट्यूट, ये लिखा हुआ डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन। कोई आदमी है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में देरी करता है। आगे लिखा आई डोंट नो विच कैरियर ही विल चूज, पता नहीं वो कौन सा कैरियर चुनेगा अपने लिए, वो तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में बहुत देरी करता है। तो इसको क्या कहोगे, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब होता है आप किसी चीज़ को देख कर अनदेखा कर रहे हो, यू सी समथिंग हैपनिंग अनफेवरेबल, कोई ख़राब चीज़ हो रही है आप देख रहे हो, बट यू आर मतलब यू टर्न अ ब्लाइंड आई, देख कर अनदेखा कर रहे हो। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है आप डिसीजन ना कर पाने। एक्चुअली सिट ऑन द फेंस कई बार आया है एसएससी में, जिसमें अक्सर इसका मतलब ये होता है कि अनबायस्ड होना, टू बी अनबायस्ड, उसको कहते हैं सिट ऑन द फेंस। अब फिलहाल यहाँ पर ये कब आ जाएगा, जब आप किसी तरफ से किसी और से डिसीजन नहीं ले पाते, तो यही होता है ही डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन, थोड़ा देर लगाता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने। सेकेंड वाला ही होगा, क्योंकि एज क्लीन एज विसिल ये होगा ही नहीं। और स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू ओपन द सीक्रेट। ये स्पिल द बीन्स, ये क्या कहें इसको, मतलब इसको समझ लो ना, 2023 24 दोनों में हीरो है, बहुत बार पूछा गया। स्पिल द बीन मतलब होता है टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। 24 में आऊँ, 24 में द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। अब इसमें आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब इसका साइनोनिम बताना है। एक्सपैंड का साइनोनिम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करोगे नहीं, सिकुड़ जाएगा, लिमिट करोगे सिकुड़ जाएगा,
रिड्यूस करोगे कम हो जाएगा, इंक्रीज करोगे यस इंक्रीज करोगे एक्सपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में आ जाओ 25 में, इसमें एरर बतानी है आपको। माई फादर इज कंपेरेटिवली बेटर, बेटर नहीं होगा, माई फादर इज कंपेरेटिवली वेल टूडे या कंपेरेटिवली गुड टूडे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंपेरेटिवली ये लिखा है ना, कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली के साथ आप पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, क्योंकि कंपेरेटिवली कंपेरेटिव खुद है। जब कंपेरेटिवली लिखा ही है तो बेटर क्यों लगा रहे हो? कंपेरेटिवली गुड कहो या कंपेरेटिवली वेल कहो, ठीक है ना। तो ये बेटर गलत है, फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 26 में। 26 में क्या करना है, वही अंडरलाइन पोर्शन को आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। फिट एज फिडल, ये भी एक मुहावरा है। फिट एंड फिडल का मतलब क्या होता है? एकदम हेल्दी, परफेक्ट हेल्थ, मतलब टू बी इन द पिंक, ये होता है। टू बी इन द पिंक मतलब एकदम परफेक्ट हेल्थ एंजॉय कर रहे हो आप। तो अब ये जाते हो प्राउड, तो ये होगा ही नहीं। फिट एंड एनर्जेटिक, ये फिट आ गया ना तो हो सकता है ये। ओनर ऑफ अ फिट बिल्कुल नहीं होगा, और मैन ऑफ ग्रेट क्वालिटी ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? फिट एंड एनर्जेटिक पर्सन होगा, एकदम हेल्दी पर्सन होता है सेकेंड वाला, फिट एज फिटल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है आपको। टू बी टेकन बाय मोर देन वन वे, पढ़ना पड़ेगा। इट इज अ फैक्ट दैट द सेम जजमेंट कैन ऑफन बी टेकन इन मोर देन वन वे, टेकन इन मोर देन वन वे, ऐसे होगा। मतलब ये फैक्ट है कि उसी एक ही फैसले को अलग अलग ढंग से लिया जा सकता है। देखो एक वर्ड होता है ऑन द वे, ठीक है, ऑन द वे आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा। ऑन द वे होता है ना रास्ते में, मतलब रास्ते में, इन द पाथ, ठीक है, ये होता है इन द पाथ होता है। और इन द वे, इन द वे का मतलब होता है ढंग, ठीक है ना। इन मैनी वेज, इन मैनी वेज का मतलब होता है कई ढंग से। इन दिस वे, इस तरह से। तो जब वे होता है तरीका या ढंग, तो हम लोग क्या लगाते हैं उसमें? इन लगाते हैं। और जब रास्ते की बात करते हो तो ऑन लगाते हो। फिलहाल यहाँ कैन बी टेकन बाय नहीं लगेगा, इन लगेगा, ठीक है। कौन सा सही है? कैन बी टेकन इन मोर देन वन वेज, ठीक। आगे आ जाओ 28 में आओ। 28 में फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड बताओ। अब ये सेंटेंस में ढूंढना है। इट मे सीम प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस गलत है, हो गया, मिल गया हमको आंसर। प्रिटेंशियस में पहले होगा प्री, फिर होगा 10, बस यही याद रखना 10। उसके बाद तो पता ही है, सब सही है, TIOUS होगा। प्रिटेंशियस मतलब क्या होता है? बहुत ही सोवी टाइप का, दिखावटी टाइप का, शो ऑफ करने वाला, सोइंग, सोवी। प्रिटेंशियस गलत है, यही आपका आंसर है। बाकी आर्टिकल की भी सही है, एसेंशियल की भी सही है, कैन नॉट की भी सही है। नेक्स्ट में आ जाओ जरा 29 में, तो देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है किसका? ईसने का, ठीक। टिन, टिन एक धातु है। टिन इज इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म। टिन एक ऐसी धातु है जिसको आप किसी भी शेप में किसी भी मतलब अपने डिज़ायर्ड फॉर्म में उसको सेव कर सकते हो, मोड़ ओढ़ सकते हो। तो रिजिड तो मुड़ेगा नहीं, एंटोनिम होगा। इम्यूटेबल भी रिजिड होगा, जो मुड़ता नहीं है। गुलबिल मतलब सीधा साधा व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा, ये चादर के लिए, सीट के लिए नहीं लगेगा। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, जो तन सकता है, पीटो तो फैलेगा, मोड़ो तो मुड़ जाएगा, तन जाएगा, तो ये मैलिएबल, ये ज़्यादा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे आ जाओ 30 में। 30 में क्या करना है? वही सेगमेंट सब्स्टिट्यूट करना है। किसको? लाइक टू ईट को। देखिए ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ही ऑलवेज यूज टू से दैट ही वॉज नॉट अ बेगर बाई चॉइस। वो कहा करता था कि मैं अपनी मर्जी से भिखारी नहीं बना हूँ। इफ़ समवन कुड एम्प्लॉय हिम, अगर कोई मुझे काम दे तो आई वुड लाइक, तो मतलब मैं काम करूँगा। अगर कोई काम देगा तो आई वुड लाइक टू ईट, कि आई वुड लाइक टू वर्क, आई वुड लाइक टू वर्क, तो मुझे काम, मैं काम करूँगा। तो आई वुड लाइक टू वर्क, तो लिंगर एट वर्क तो होगा नहीं, आई वुड लव टू वर्क, हाँ ये हो जाएगा। आई वुड लाइक टू वर्क मतलब आई वुड लव टू वर्क, लिव टू वर्क नहीं होगा, ठीक है। आई वुड लव टू वर्क, तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। ये लव प्यार करने वाला नहीं है भाई, पसंद करना, मुझे काम करना अच्छा लगेगा, ये वाला है, ठीक है। इडियम, मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम क्या है? बीट अराउंड द बुश। अरे यार ये तो बहुत पूछा गया है भाई, बीट अराउंड द बुश का क्या मतलब होता है? आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, मतलब यू आर टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, सर्कमलोक्यूशन कहते हैं इसको, मतलब यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट, यू आर नॉट टेलिंग, यू आर नॉट टॉकिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट, बट यू आर पासिंग द टाइम, मतलब ऊट पटांग चीज़ें इधर उधर की बकवास किए जा रहे हैं। तो गो अराउंड द बुश तो ये है ही नहीं, और लीव अराउंड द बुश भी नहीं होगा। टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है, जो उसको आप नहीं बात कर रहे हो, ये होता है बीट अराउंड द बुश।
अगला है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से बताना है। और एक देखो यहाँ क्या लिखा है, रेक्टिफाई द स्पेलिंग, यहाँ पर गलत है, इसमें गलत है और यहाँ पर उसकी सही कर दी गई है। तो द आइडिया इज़ टू एनकरेज, ठीक है, टूरिज्म की भी सही है, एंड अलाउ विजिटर्स टू एन्जॉय द स्पेक्टेकुलर भी सही है, रॉकीज भी सही है, बट टू इंश्योर ये भी सही है, दैट इट इज़ डन ये भी सही है, द हारमोनी, हारमोनी गलत हो गया, विद द एनवायरनमेंट सब सही है। हारमोनी में क्या होता है, HER नहीं होता बल्कि HAR होता है, HARMONY, हारमोनी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ हारमोनी, ये सही है। यहाँ देखो टूरिज्म की गलत कर दिया, इनकरेज की गलत कर दिया, इंश्योर की भी गलत कर दिया, जबकि ऊपर सही था। देखो इनकरेज की स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इंश्योर देखो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, और इनकरेज, हाँ तो ये सब बाकी सब सही हैं। तो हारमोनी की गलत थी, यहाँ पे सही की गई है, यही है, ये चौथा आपका आंसर होगा। हारमोनी क्या होता है, बहुत ही मेल मिलाप, सामंजस्य, तालमेल कहते हैं उसको, एग्रीमेंट कह सकते हो उसमें। अब ये अप्रोप्रिएट इडियम बताओ इस सिचुएशन में, माइल्ड पनिशमेंट, वेरी माइल्ड पनिशमेंट, इसके लिए आप इडियम बताओगे। वी नीड टू मेक श्योर दैट क्रिमिनल्स लाइक दीज गेट मोर फ्रॉम द अथॉरिटीज दैन वेरी माइल्ड पनिशमेंट। वे माइल्ड पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी ने कोई बड़ा अपराध किया, जैसे एक सुने होगे ना कि वहाँ पुणे में एक केस हुई थी कि एक बड़े बाप की औलाद ने अपनी बढ़िया महंगी गाड़ी से 2 बच्चों को उड़ा दिया और थाने पे पकड़े गए, तो सज़ा उनको क्या मिली थी कि सड़क सुरक्षा पर एक केस से लिखो। क्या मजाक बना रखे हैं यार। तो ये माइल्ड पनिशमेंट। अब इसको क्या कहते हो, इडियम में क्या कहते हो, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब तुम जैसा किए हो तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। तो ये माइल्ड पनिशमेंट नहीं होता। स्लैप ऑन द रिस्ट ये होता है, ये माइल्ड पे। स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब किसी ने कोई बहुत बड़ी गलती की तो तुम गाल पे भी नहीं, थप्पड़ मारे काम आते हाथ पे, ऐसी गलती अब मत करना, ये कोई पनिशमेंट होती है। तो ये होता है स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है वेरी माइल्ड पनिशमेंट। तो सेकेंड इज योर राइट आंसर। एंड एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, यू हैव योर ओन सेल्फिश एंड। इसको कहते हैं मतलब तुम्हारा अपना कुछ फ़ायदा है उसमें, ठीक है ना, अपना उल्लू सीधा करना होता है। एंड एक्स टू ग्राइंड। ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी घटना जो जब घटी तब तो आपको बुरी लगी थी, लेकिन बाद में वही घटना अच्छी लग रही है। तो मैं 2023 के पेपर सॉल्व कर रहा था, तभी मैं ये बात बार बार बताता था। सपोज करो आप किसी बस से कहीं जाने वाले हो, आपकी बस छूट गई, तो अब समय तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आपको आधे घंटे बाद जब पता चलती है कि आप जिस बस से जाने वाले थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया, तब आप कहेंगे हे भगवान बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बच गए। तो जो आपको बुरा लग रहा था शुरू शुरू में, वही क्या हुआ आपके लिए अच्छा हुआ। तो उसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 34 में साइनोनिम बताना है किसका, पैसिफाई का। पैसिफाई का मतलब क्या होता है, काम डाउन। किसी को गुस्सा उस्सा लगा हो उस गुस्से को शांत करना, कूल डाउन करना। तो इसका साइनोनिम, हाँ ऐसे बताओ, सूद। सूद साइनोनिम हो गया। सूद मतलब क्या होता है, गुस्से उस्से को शांत करना। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, स्कॉल्ड, चाइड, डांटना, किसी को भला बुरा कहना। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, फोर्टिफाई, स्ट्रॉन्ग करना, किसी चीज़ को ताकतवर करना और मजबूत कर देना, ठीक है। ब्लेम मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी को अक्यूज कहना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, सूद करना हो जाएगा। चलो 35 में आ जाओ। 35 में इन्होंने कहा कि इन्होंने करेक्ट यूज ऑफ वर्ड एंड स्पेलिंग, यहाँ भी स्पेलिंग का ही मैटर है। चलो देखते हैं। द सही है, स्किल सही है, सर्जन सही है, डेलिकेटली सही है, परफॉर्म सही है, द इंट्रिकेट प्रोसीजर, इंट्रिकेट गलत हो गया, INTRI होता है इंट्रिकेट प्रोसीजर, ये गलत हो गया। चलो उनको छोड़ दो। द स्किल्ड, ये स्किल्ड गलत हो गया। LL होता है ना स्किल्ड में, गलत, छोड़ दो इसको, ये दो छोड़ दो। द सही, स्किल्ड सही, सर्जन, डेलिकेटली भी सही है, परफॉर्म भी सही है, द इंट्रिकेट भी सही है, प्रोसीजर भी सही है, सेविंग द पेशेंट भी सही है, लाइफ है विद हिज स्टेडी हैंड्स भी सही है, एंड अनवेवरिंग फोकस, थर्ड वाला एकदम सही है। यहाँ देखें, द स्किल्ड सही है, सर्जन सही है, डेलिकेटली गलत हो गया। डेलिकेटली में क्या होगा, TELY होगा ना, डेलिकेटली गलत हो गया। तो ये चौथा गलत हो गया। थर्ड इज योर राइट आंसर। थर्ड एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हर वर्ड की स्पेलिंग सही है, बाकी सारे में कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप सोचेंगे कि इसमें कई मिस्टेक, हम कई पे चक्कर में क्यों, हम पढ़ते गए, हमको जहाँ एक मिस्टेक मिल गई छोड़ देंगे वहीं पर, ठीक है ना। हमको शाबाशी थोड़े लेने की हमने सारी गलतियाँ पकड़ ली थी, हमको आंसर करने से मतलब है बस। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाओ। यहाँ लिखा है द पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्सनस लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इन एन एडल्ट।
एडल्ट का मतलब क्या हुआ, अभी आप 18, 19, 16, 17 साल के हैं, आप 18, 19 में जाने वाले हैं। तो जो 17, 18 साल के बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है, किशोर अवस्था कहती है। एडोलसेंस का मतलब होता है एज 14 से 18 के बीच वाली एज होती है। अडल्ट्री का मतलब क्या होता है, इलेजिटिमेट रिलेशंस बिटवीन मैरिड पीपल, ठीक है ना, मतलब हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप अदर देन देयर हस्बैंड और वाइफ, मतलब वो शादीशुदा है, अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी और से उनका शारीरिक संबंध होता है, उसको एडल्ट्री कहा जाता है। टीन एज का मतलब क्या होता है, 13 to 19, जिन जिन नंबर्स में टीन लगा होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये टीन एज वाले होते हैं। चाइल्डहुड बचपना होता है 6 से 12 साल के बीच का, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अंडरलाइन इडियम की मीनिंग बतानी है। मीडियम क्या है, नर्व्स ऑफ स्टील। किसी आदमी की जो नर्व्स हैं वो स्टील की बनी होगी, मतलब वो डरता ही नहीं है। देखो, डिस्पाइट मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स शी कंटिन्यू टू हर एंडीवर डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट शी हैज़ नर्व्स ऑफ स्टील। वो दिखा रही थी कि वो नर्व स्टील की बनी हुई है, उसको डर नहीं लगता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, नर्व ऑफ स्टील में ब्यूटी कहाँ से आ जाएगी जी। एब्सेंस ऑफ फियर एंड एंजाइटी, उसको डर नहीं लगता, ये हो जाएगा। कैपेसिटी टू मेंटेन कंपोजर एंड स्ट्रेट, बिल्कुल नहीं। और रिलेंटलेस डिटर्मिनर नहीं होगा, उसको डर नहीं लगता बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अरे आगे बढ़ो, 38 में आओ। इसमें आपको एंटोनिम बताना है किसका, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल, ठीक है। रूढ़िवादी होगा ना कंजर्वेटिव, एकदम रूढ़िवादी होता है, कंजर्वेटिव होता है, हैं। और क्या कह सकते हो, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, और स्टीरियोटाइप, एक वर्ड आता है स्टीरियोटाइप कह सकते हो, कन्वेंशनल कह सकते हो, लकीर के फकीर। अपोजिट क्या होगा, इनोवेटिव हो सकता है, लिबरल हो सकता है, रिफॉर्मेटिव हो सकता है। देखिए कुछ मिलता है क्या, तो लिबरल मिल गया हमको, ठीक है, ये लग जाएगा। रिफॉर्मेटिव होता तब भी हो सकता, इनोवेटिव होता तब भी हो सकता था। तो ऑथेंटिक होता है ना, एकदम प्रामाणिक होगा, ये लगेगा नहीं। डिटर्मिन्ड, पक्के विश्वास के साथ। फैनेटिक, फैंटास्टिक, एकदम काल्पनिक, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो लिबरल इज़ द राइट एंटोनिम ऑफ कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल और स्टीरियोटाइप, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, 39 में आओ। 39 में करेक्टली स्पेल, देखो करेक्टली पूछा है, ध्यान रखना। तो डिक्शनरी अभी थोड़ी देर पहले आया था, एक क्वेश्चन पहले आया था, मैंने बताया था डिक्शनरी की स्पेलिंग। अब ये डायरेक्टरी की भी स्पेलिंग आ चुकी है, ये दोनों रिपीटेड हैं। थोड़ी देर पहले का ध्यान दिया होगा तो मैंने कहा था डायरेक्टरी में डायरेक्टर होता है, बाद में वाई लगा दो, इसकी स्पेलिंग सही है। डिक्शनरी की स्पेलिंग मैंने यहाँ क्या बोला था, ए लगता है ना, डिक्शनरी NARY होता है। इसमें तो दो गलत हो गई। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मशीनरी में यहाँ पे ई लगता है, ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। डिस्पेंसरी में यहाँ ए लगता है, ठीक तो है, ये डायरेक्टरी सही होगा, बाकी सब गलत ही हैं। करेक्टली स्पेल्ड पूछा था ना, तो 3 तो गलत हो ही हैं, एक सही निकला हमारा, ठीक है। बाकी समझ में आ गया। मशीनरी में NERY होगा, और डायरेक्टरी में अब देख लिए NARY होगा, डिस्पेंसरी में SARY होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 में आपको फिर साइनोनियम बताना है किसका, वोरेशियस का। वोरेशियस मतलब लालची होता है, ग्रीडी होता है कोई क्या ऐसा, हाँ ग्रीडी ही दिया हुआ, सीधे सीधे वही दिया ही है। तो अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, और क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, कंपेंसेट का मतलब नुकसान की भरपाई कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा यहाँ पर क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट में क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में 5 खाली जगहें होती हैं, तो पढ़ते हैं, चलते हैं, भरते हैं, और क्या करना क्या है इसमें। कैन आई कम अलॉन्ग, देखो कम के साथ अलॉन्ग लगा। कैन आई कम अलॉन्ग विद यू ऑन योर फिशिंग ट्रिप प्लीज। आस्क्ड मिली ने कहा हाथ जोड़ के कि क्या मैं तुम लोगों के साथ फिशिंग पर चल सकती हूँ। तो हर 2 एल्डर ब्रदर्स, 2 बड़े भाई हैं, जाहिर सी बात है ना कहेंगे, नहीं तुम हटो यहाँ से, तुम क्यों आ रही हो। तो हर 2 एल्डर ब्रदर्स डैश एट हर स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए, डैश एट हर, अब एट लगाना है, कौन सी वर्ब है जिसके बाद एट लगाओगे, तो लुक डैट होगा, वाच डैट होता नहीं, सा एट होता नहीं, ऑब्जर्व एट होता नहीं, लुक एट होगा। उसको देखा उन्होंने कैसे, स्कॉर्नफुली मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए उसको, तुम चलोगी। चलो फिर उन्होंने कहा कि फिशिंग इज़ अ मैंस डैश, मतलब जो फिशिंग है वो क्या है, मैंस जॉब, मैंस वर्क, ऐसे कुछ होगा इसी पे, मतलब ये गेस हमारा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिशिंग इज़ अ मैंस डैश,
आगे इन्होंने कहा कि सेड हर ओल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई ने कहा, डेरेक ने, गर्ल्स आर नॉट डैश एट फिशिंग, तो लड़कियां फिशिंग में ठीक नहीं होती, मतलब फिशिंग में वो एक्सपर्ट नहीं होती, उसके लिए ठीक नहीं है। आगे लिखा है कि डैश आ व्हाइल हाउएवर मिली मैनेज टू परसुएड हर ब्रदर्स, ओह थोड़ी देर बाद मना लिया उसने, हो गया ना मैनेज टू परसुएड, मतलब मना लिया उसने थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डैश आ व्हाइल, तो थोड़ी देर बाद, यहाँ कुछ ऐसा सेंस आएगा, थोड़ी देर बाद उसने मना लिया। टू टेक हर डैश, तो अपने साथ ले जाने के लिए, तो यही लगा लो टेक हर अलॉन्ग, अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया। व्हेन दे रीच द फिशिंग पॉन्ड द टू ब्रदर्स वंडर्ड ऑफ बाय देमसेल्व्स। चलो तो एक तो हम लोग भर ही चुके हैं। अब अगले वाले के लिए देखिए, आप लोगों को बस 1 सेकंड का टाइम, मतलब 1 सेकंड लीजिए, 1 मिनट का टाइम दूंगा, लगाओ यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप। फिशिंग इज अ मैंस डैश, फिशिंग जो है वो आदमियों का डैश होता है, आदमियों का स्पोर्ट होगा, आदमियों का कंपटीशन है, आदमियों का मैचेज है, हो ही नहीं सकता मैचेज। क्यों, यहाँ आ लगा हुआ है ना, तो आ लगा है तो मैचेज नहीं होगा। गेमिंग, बोलो क्या होगा। फिशिंग इज मैंस कंपटीशन, फिशिंग में कौन सा कंपटीशन है, और ना तो फिशिंग कोई गेम ही है, तो क्या होगा, स्पोर्ट, मतलब मनोरंजन के लिए यूज किया जाता है, कार्य के लिए यूज किया जाता है। फिशिंग इज अ मैंस स्पोर्ट। ठीक है, आगे आ जाओ, तीसरे में चलते हैं। यहाँ पे ये वाला, गर्ल्स आर नॉट डैश एट फिशिंग, ध्यान देना ये एट किसके साथ लग सकता है, गुड एट होता है, किसी काम में एक्सपर्ट होना, नॉट गुड एट ये तो लगा सकते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल एट, एक्सेप्टेबल के साथ एट नहीं लगता, लाइकेबल के बाद भी नहीं लगता, साउंड एट भी नहीं लगता, गुड के बाद ही एट लगता है, तो फिक्स है, वो पहला वाला हो जाएगा। गुड एट का मतलब होता है ना एक्सपर्ट, कोई काम करने में कुशल, एक्सपर्ट, डेक्स्ट्रस, एड्राइट, ठीक है ना। चलो तो एक और बचा होगा, आई होप नहीं, चौथा वाला है, यहाँ बताओ क्या होगा। डैश अ व्हाइल हाउएवर मिनी मैनेज टू परसुएड हर ब्रदर, हालांकि थोड़ी देर बाद उसने अपने भाइयों को मना लिया, पटा लिया, ठीक है, चलो अच्छा। तो अब क्या होगा, बिफोर अ व्हाइल कि देन अ व्हाइल कि नियरली अ व्हाइल, आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद उसने उन लोगों को पटा लिया था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसमें क्या होगा, तो वो लोग राजी हो गए, ब्रदर्स टू टेक हर डैश, टू टेक हर विद इन ना, टू टेक अमंग देम, अमंग कैसे लगाओगे, साथ ले जाएंगे ना, टू टेक हर विद देम या टू टेक हर अलॉन्ग, तो अलॉन्ग लगाओगे, विद देम नहीं लगाओ। हालांकि तुम कहोगे विद तो लग सकता है, लेकिन यहाँ लगा ना कम अलॉन्ग। दूसरी बात, अपने साथ ले जाने के लिए लगा, तो मनाया उसने है, वो लोग नहीं मनाए हैं, ठीक है ना। तो वो सी परसुएडेड हर ब्रदर्स टू टेक हर, उसको ले जाएंगे, विद देम नहीं, अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग मतलब वो अपने साथ ले जाएंगे उसको, क्लियर होगा। टेक के साथ टेक विद देम नहीं होता, टेक अलॉन्ग होता है ना, ये फिक्स है, टेक के नाते लग रहा है, जो अलॉन्ग लगा है वो किसके, टेक के लिए लग रहा है ना, और कोई बात नहीं है, नहीं तो विद देम तो लग ही जाता, अगर वो लिखा होता तो विद देम हो जाता, नहीं तो टेक अलॉन्ग लगेगा, तो 4th इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, तो ये कम्प्रीहेंसन है, तो कम्प्रीहेंसन में मैंने पहले ही बोला ना, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहला क्या है, हाउ डज द पैसेज डिस्टिंग्विश न्यू मीडिया फ्रॉम ओल्ड मीडिया, जो पैसेज है वो न्यू मीडिया और ओल्ड मीडिया में कैसे डिफरेंस करती है, ठीक है। तो पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा, न्यू मीडिया ओल्ड मीडिया में कैसे डिफरेंस होता है। अब इसमें आ जाओ, साइनोनियम बताना है, किसका, कस्टमाइज का साइनोनियम बताना है। कस्टमाइज का मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग फिट करा लेते हैं। जैसे आप फ़ोन लेके आते हो, ठीक है, मार्केट से फ़ोन खरीद के ले आते हैं, तो क्या होता है फ़ोन में, उसमें चीज़ें अलग अलग, देखो कैलेंडर अलग टाइप का, वॉलपेपर अलग लगा होता है, डेट का डिस्प्ले अलग टाइप का लगा, तमाम सब चीज़ें अलग अलग टाइप की होती है। तो उसको फ़ोन ले आके एक रात पूरा लग जाता है, उसको अपने ढंग से आप उसको सेट करते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, अपने ढंग से आप उसको कस्टमाइज कहते हो। इसी को टेलर भी कहते हैं। टेलर कपड़ा सिलने वाला ही नहीं होता, किसी चीज़ को अपने ढंग से सेट करने को भी टेलर कहते हैं, कस्टमाइज कहते हैं। तो कस्टमाइज का साइनोनियम क्या होगा, पर्सनलाइज होता है, आदमी अपने ढंग से उसको सेट करे। जनरलाइज नहीं होगा, कस्टमाइज होगा तो अपने ढंग से करेंगे, जनरलाइज करके तो कंपनी देती है, हम उसको पर्सनलाइज करते हैं। रिचुअलाइज मतलब किसी रस्म रिवाज के अकॉर्डिंग, मतलब टीका उका लगा के वो सब करना, ठीक है। रियलाइज भी नहीं होगा। नॉट अ टाइप ऑफ न्यू मीडिया, कह रहे हैं इनमें से कौन है जो न्यू मीडिया का न्यू मीडिया नहीं है। आंसर देखें, ईमेल न्यू मीडिया, टेलीविज़न ओल्ड मीडिया, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम न्यू मीडिया, वेब एडवर्टाइजमेंट न्यू मीडिया। तो हमको लगता है यही वाला आंसर होगा, पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पहले पढ़ लूँ पैसेज तब बताऊँ, ये तो जीके पर बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ कि आंसर इसको मत मानिएगा जब तक मैं पैसेज ना पढ़ूँ तब तक। तो यहाँ आ जाओ, वाई इज़ नॉट ईजी टू ड्रा अ लाइन बिटवीन ओल्ड मीडिया एंड न्यू मीडिया।
न्यू मीडिया और ओल्ड मीडिया के बीच में एक लाइन ड्रा कर पाना क्यों कठिन है, पढ़ने के बाद पता चलेगा। कैच ऑल का मतलब क्या होगा यहाँ बताना है। इसमें से कैच ऑल का मतलब, तो पहले हम कैच ऑल पैसेज में पढ़ लें तब तो यहाँ बता पाएंगे ना कि इसका क्या मतलब होता है। कैच ऑल का मतलब बताना है, न्यू मीडिया ओल्ड मीडिया में डिफरेंस कैसे हो पाएगा ये बताना है, और इन्होंने बताया कि कौन इसमें से न्यू मीडिया नहीं हो सकता है, कस्टमाइज का साइनोनिम बताना है, और न्यू मीडिया को ओल्ड मीडिया से डिस्टिंग्विश कैसे करना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। न्यू मीडिया इज़ अ कैच ऑल टर्म, देखो सबको अप्लाई करने वाला हो जाता है। न्यू मीडिया इज़ अ कैच ऑल टर्म used for various kinds of electronic communications that are conceivable due to innovation in computer technology. In contrast, old media, अब ये तो न्यू मीडिया की बात किए थे, ओल्ड मीडिया की बात करें, यही डिफरेंस हो जाएगा। न्यू मीडिया विच इंक्लूड न्यूज़पेपर, ओल्ड मीडिया में क्या है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक है, टेलीविज़न, मैं यही कह रहा था टेलीविज़न ओल्ड मीडिया में जाएगा। एंड अदर सच नॉन इंटरैक्टिव मीडिया, जो ओल्ड मीडिया है क्या है वो एक ध्यान रखना, नॉन इंटरैक्टिव मीडिया है वो। नॉन इंटरैक्टिव मीडिया का मतलब इंटरैक्टिव मीडिया क्या होता है, जैसे फेसबुक हो गया तो दोनों तरफ से बातचीत होती है ना, तो इंटरैक्टिव होता है। तो टेलीविज़न वगैरह नॉन इंटरैक्टिव है, एक ही आदमी बोलता है। न्यू मीडिया कंप्राइजेज वेबसाइट, न्यू मीडिया में क्या आ रहा है, वेबसाइट आ रहा है, ऑनलाइन वीडियो ऑडियो स्ट्रीम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म हो गए, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हो गई, ऑनलाइन फोरम हो गया, ब्लॉग्स हो गए, इंटरनेट टेलीफोनी हो गया, ठीक है, और वेब एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, मच मोर। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू ड्रा अ लाइन बिटवीन, नई और पुरानी मीडिया के बीच में एक लाइन ड्रा कर पाना आसान नहीं है। न्यू एंड ओल्ड मीडिया बिकॉज को अब ये देखो, सो कॉल्ड ओल्ड मीडिया हैज़ फाउंड न्यू वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिजिटलाइज। बड़ा ज़रा ध्यान रखना है यहाँ पे, न्यू मीडिया और मीडिया में डिफरेंस इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो ओल्ड मीडिया है उसने भी न्यू वेज अपने नए नए तरीके निकाल लिए हैं डिजिटल फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। लीविंग बिहाइंड इट्स कन्वेंशनल मेथड्स, अपने कन्वेंशनल मेथड को पीछे छोड़ते हुए, जो टीवी वगैरह भी तो मॉडर्न हो गए हैं सब। आप रिप्रेजेंटेशन अब देखो टीवी पे न्यूज़ आती है, सन एकदम लगता है वाह क्या बात है, तो भी नया कर दिए हैं। न्यू मीडिया इज़ कंसिडर टू बी मल्टीमीडिया, न्यू मीडिया जो है उसको मल्टीमीडिया कह सकते हो, एंड डिजिटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग वाया डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स एज वेल एज फोन्स, टैबलेट्स एंड अदर डिवाइसेज। न्यू मीडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड यूजर इंटरेक्शन रेदर दैन सिंपली कंज्यूमिंग मीडिया। जो न्यू मीडिया है वो इंटरैक्टिव है, वो मतलब अपने कस्टमर से इंटरैक्ट करती है, जबकि ओल्ड मीडिया क्या था, सवेरे आए न्यूज़पेपर पढ़ दिए चले गए, अब तो आपकी राय पूछी कुछ नहीं लेते थे। न्यू मीडिया कैन बी कस्टमाइज, इसी न्यू मीडिया को कस्टमाइज किया जा सकता है टू यूजर्स प्रेफरेंस, मतलब हमारी इच्छा के मुताबिक, तो वही कस्टमाइज करना, पर्सनलाइज करना किसी व्यक्ति की इच्छा के मुताबिक। एंड इट कैन बी सेलेक्टिवली लिंक्ड फ्रॉम द कंटेंट टू अनदर। ठीक है, चलो अब इस वाले में क्या होगा बताओ। हाउ डज द पैसेज डिस्टिंग्विश न्यू मीडिया फ्रॉम द ओल्ड मीडिया, जो है जो पैसेज है न्यू मीडिया को ओल्ड मीडिया से कैसे डिफरेंट कर रहा है, चलो बताओ क्या होगा। आंसर तो न्यू मीडिया इंक्रीजेज स्क्रीन टाइम, ये तो बात ही नहीं कही गई। न्यू मीडिया इज़ फास्ट एंड डिजिटली बेस्ड, ये सही है। Whereas old media has never been beyond the conventional methods, तब तो डिफरेंस हो जाएगा ना, इन्होंने कहा डिफरेंस क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसे में तो डिफरेंस हो जा रहा है। न्यू मीडिया इंक्लूड्स यूजर इंटरेक्शन वेयर एज थ्रू ओल्ड मीडिया वी ओनली अच्छा डिफरेंस करने के लिए है, तीसरा भी सही है, जो दूसरा भी सही है। न्यू मीडिया कैटर्स लार्ज ऑडियंस, ये लार्ज ऑडियंस की बात नहीं हुई थी, मोर पॉपुलर ओल्ड मीडिया नहीं, ये न्यू मीडिया कैटर्स लार्ज, कैटर मतलब सर्व करना, न्यू मीडिया ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करता, ये बात पैसेज में कहीं नहीं गई तो हम ये नहीं कहेंगे। अब ये सेकंड और थर्ड में आ जाओ। सेकंड में कह रहा कि न्यू मीडिया इज़ फास्ट एंड डिजिटली बेस्ड, ये बात तो सही है, जबकि ओल्ड मीडिया हैज़ नेवर बीन फाउंड बियॉन्ड कन्वेंशनल मेथड्स, ये बात गलत हो जाएगी। इन्होंने कहा कि जो न्यू मीडिया है वो कभी भी कन्वेंशनल मेथड से बियॉन्ड नहीं है, क्या कन्वेंशनल मेथड के बाहर नहीं जाती, जबकि अब इन्होंने अभी लास्ट में कहा था कि जो न्यू मीडिया है, जो ओल्ड मीडिया है, वो भी अपने आप को नए नए तरीके से न्यू
कर रही है, इन्वेंशन कर रही है, अपने में कंप्यूटर वगैरह का यूज कर रही है, तो सेकेंड वाली बात फिर गलत हो जाएगी, फिर थर्ड वाली ही सही हो पाएगी एकदम से पूरी तरह से। ठीक है, चलो यहाँ पे इन्होंने बताया कस्टमाइज का, तो पर्सनलाइज ही होगा फिर पक्का है। और कौन इसमें न्यू मीडिया नहीं है, तो ईमेल न्यू मीडिया है, टेलीविज़न न्यू मीडिया नहीं है, ऑनलाइन वीडियो न्यू मीडिया है, और वेब सीरीज़ एडवर्टाइजमेंट न्यू मीडिया है। तो सेकंड इज योर राइट आंसर, टेलीविज़न ही सही आंसर होगा। 49 में आ जाओ। इन्होंने कहा कि मतलब इन दोनों के बीच में लाइन क्यों नहीं, मतलब लाइन क्यों नहीं ड्रा की जा सकती है न्यू मीडिया ओल्ड मीडिया के बीच में। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कारण बताया था क्योंकि जो ओल्ड मीडिया है वो भी नए तरीके अपना रहा है, कंप्यूटर बेस्ड नए नए तरीके ला रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, इसलिए दोनों में अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा बिकॉज ओल्ड मीडिया हैज़ फाउंड न्यू वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल फॉर्म्स, यही तो लिखा हुआ था, साफ साफ ये लिखा था। क्यों डिफरेंस नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो ओल्ड मीडिया है वो भी एक नए नए तरीके पा गया अपने आप को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ये भी यूट्यूब पे आ जाते हैं ना। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। अब ये देखो कैश कॉल, तो कैश कॉल का क्या मतलब निकल के आ रहा है, आप बताओ कैश कॉल का क्या मतलब होना चाहिए। तो अ कैटेगरी दैट इंक्लूड्स ऑल द सोर्सेज ऑफ इंटरनेट, सोर्सेज ऑफ इंटरनेट होगा, कैटेगरी इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट थिंग्स, ये हो गया कैश कॉल में जिसमें कई सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो आएंगी, आज सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए हमारे CPO-SI 2024 के 28 जून का फर्स्ट शिफ्ट है ये। ठीक है, अब 5 पेपर आपके और बचे हुए हैं, कोशिश करूँगा कि पहले ही ये सारे 5 पेपर ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।